चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने 12th हिस्ट्री के अध्ययन का अधिकांश पॉइंट पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुके हैं और आज उसका शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। मैं आपको जानकारी दूं, हमने पिछले क्लास में मुगल इतिवृत्त बताए थे और हमने मुगल इतिवृत्त का मतलब बताए थे कि मुगल इतिवृत्त का मतलब है कि मुगल के इतिहास अर्थात मुगल शासक जो थे वह किस तरह से शासन करते थे, किस तरह से नियम कानून बनाते थे, उन्हीं के इतिहास को मुगल इतिवृत्त कहा गया है। और हमने बताए थे कि मुगल शासकों ने इतिवृत्त लिखाने का एक प्रथा शुरू किया था। परिणाम स्वरूप बहुत सारे शासक अपने शासनकाल के इतिहास को लिखवाया था और वह आज भी यहाँ पर भारत में उपस्थित है और उसके अध्ययन से मुगल कालीन इतिहास या मुगल कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। और हमने मुगल इतिवृत्त जो प्रमुख इतिवृत्त है, मुगल के प्रमुख ग्रंथ जो हैं, जैसे मुगलों के संबंध में जानकारी मिलती है, उसमें से 3 का नाम हमने लिखाए थे पिछले क्लास में। उसमें से एक होगा आज अकबरनामा। अकबरनामा से आप परिचित होंगे। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल थे। इसमें अकबर के शासनकाल और अकबर के जीवन से संबंधित बहुत सारे बातें अंकित है। इसके अध्ययन से अकबर के जीवन का परिचय जहां हमें मिलती है, वहीं अकबर के शासनकाल की सारी जानकारी हमें मिल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुगल इतिवृत्त में प्रमुख अकबरनामा भी है। तो इस तरह से आपने अकबरनामा को संक्षेप में जान गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके लेखक अबुल फजल थे। इसमें अकबर से संबंधित घटनाएं संकलित है। अकबर ने 1589 ईस्वी में अबुल फजल को इतिवृत्त लिखने का भार सौंपा। उसने काफी मेहनत कर इतिवृत्त तैयार किया जो अकबरनामा के नाम से विख्यात हुआ। यह 3 जिल्दों या खंडों में बटा हुआ है। देखिए डैश दिए हैं 1 नंबर। पहली जिल्द में अकबर के जन्म से लेकर 1572 तक की कहानी है। दूसरा नंबर में दूसरी जिल्द में अकबर के शासक बनने से लेकर अगले 46 साल तक की कहानी है। तीसरा नंबर में तीसरी जिल्द में भारत की ऋतु, फसल से लेकर अन्य गतिविधियों का वर्णन है। इस तरह से आपने अकबरनामा को समझ गए और लिख भी लिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। शायद मालूम होगा, अगला पॉइंट है आपका बादशाहनामा। मेरे भाई, अभी अभी आपने देखे कि अकबर ने अपने शासनकाल की इतिवृत्त लिखवाया। ठीक उसी तरह से शाहजहां ने भी अपने शासनकाल का इतिवृत्त लिखवाया था, इतिहास लिखवाया था। उसी का नाम है बादशाहनामा, या उसी का डुप्लीकेट है, इतना मानिए ना, उसी का दूसरा रूप है। और इसका लेखक अब्दुल हमीद थे, जो उसका चला था अबुल फजल का, इसलिए सेम उसी का नकल किया है। और
इससे भी मुगलकालीन शासन के गतिविधियों और मुगलकालीन भारत की स्थितियों की जानकारी हमें मिल रही है। तो इसको भी आप लोग अब नोट कर लीजिए। इसका लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इसमें शाहजहां के शासनकाल की कहानी संकलित है। यह 3 जिल्दों में बटा हुआ है। पहले 2 खंडों में शाहजहां के 20 वर्षों तक का विवरण दिया गया है। पूर्ण विराम। इसके तीसरे खंड को अब्दुल हमीद लाहौरी स्वयं नहीं लिखा, बल्कि उसके सहयोगी मोहम्मद वारिस ने लिखा। इसमें शाहजहां के शासन के 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक का इतिहास लिखा हुआ है। इस तरह से आपने बादशाहनामा को बड़ी ही सरल शब्दों में आपने समझ गए और लिख भी लिए। हम अगला देखते हैं, आलमगीर नामा। अगला है आलमगीर। लिख लीजिए इसको, पहले सुन लीजिए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इतिवृत्त लिखवाया था, उसी का नाम आलमगीर पड़ा था। इसका लेखक काजिम सिजजी थे। और इसमें सिजजी साहब ने औरंगजेब को काफी उदार बताते हुए काफी अच्छे शासक माने हैं, जबकि उसके भाई सबको बड़ी ही गड़बड़ व्यक्ति, बड़ी ही गड़बड़ शासक मानते हुए उसकी आलोचना की है। इसका लेखक काजिम सिजजी थे। इसमें औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास अंकित है। इसके लेखक मुक्त कंठों से औरंगजेब की प्रशंसा की है, जबकि उनके भाइयों की वह आलोचना की है। मेरे भाई, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका नाम है 16A कुल की नीति। इसको भी लगा लीजिएगा, छूट गया तो इसके बाद 16A कुल की नीति, इसको भी लगा दीजिएगा आप लोग। एक बार पेन नीचे रखिए। इसके संबंध में आप अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इसमें 16A कुल की नीति, यह नीति अकबर अपनाए थे। और इस नीति से पहले भारत में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाता था। काफी भेदभाव था, बड़ा वाला भेदभाव से सरकारी तौर पर भी भेदभाव होता था। इतना ही नहीं, जहां हिंदू लोग से मंदिर में जब पूजा करने जाते थे उससे टैक्स लेता था। इतना ही नहीं, भारत में जो गैर मुस्लिम था, चाहे वो हिंदू हो कि सिख हो कि कोई भी हो, उससे टैक्स लिया जाता था, जबकि मुस्लिम से ऐसा कुछ नहीं था। अर्थात कानूनियन रूप से भी यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किया जाता था। इन मुस्लिम के अलावा अन्य जो धर्म वाले थे उसका कोई स्थान नहीं था, उसको यहाँ पर रहने के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता था। तो अकबर ने आकर यह नीति अपनाया
और इस नीति के द्वारा उन्होंने भारत की धरती पर से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव था उसको कानूनी रूप से हटा दिया। कहा कि नहीं, भारत में जो भी लोग हैं वह एक हैं, उसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हम बांट नहीं सकते हैं। और इस नीति के बाद समझ सकते हैं कि भारत के लोग अकबर का कितना प्रशंसा करने लगा होगा। और सिर्फ मुंह से ही नहीं कहा, मैं बता दूं आप लोग को कि 1563 ईस्वी में प्रयाग, बनारस इत्यादि का नाम सुनेंगे, बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है हिंदू का। वहां पर जो यात्रा करने के लिए जाता था, मतलब यहां से जो प्रयाग पहुंचता था, तो उसको पहले बैरियर लगा हुआ था, पहले टैक्स दो तब जाओ अंदर। उस बैरियर को हटा दिया, कहा कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 1564 ईस्वी में, आप जजिया कर से परिचित हैं कि भारत में जो गैर मुसलमान व्यक्ति रहते थे, अर्थात मुस्लिम के अलावा कोई भी धर्म वाले, कोई भी भाषा वाले लोग रहते थे, उससे टैक्स लिया जाता, जिसको जजिया कर रहा था। 1564 ईस्वी में उसको भी इन्होंने हटा दिया और इस तरह से ये साफ कर दिया कि हम भारत के लोगों को जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पर बांट नहीं सकते हैं, सबको एक मानेंगे, सबको बोलने, सबको सब कुछ करने का समान अधिकार है। तो एक तरह से कहिए तो भारत के लिए यह काफी अच्छी नीति थी। मैं अकबर को इस नीति को अपनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कितना उच्च बुद्धि के वो होंगे। तो मेरे भाई, आपने सुलह कुल की नीति समझ गए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत सभी धर्मों, भाषाओं एवं क्षेत्रों के लोगों को एक समान समझा गया। इससे समाज के सभी लोगों का कल्याण होने लगा। इसके तहत 1563 ईस्वी में प्रयाग, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया। साथ ही 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर भी हटा दिया। सुलह कुल की नीति को अबुल फजल ने पूर्ण शांति की नीति बताया है। इस तरह से सुलह कुल की नीति को हमने समझाया और लिखाया भी, लेकिन अब अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर विराम देना।